एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी घटना चक्र में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं हम, और तीसरे टॉपिक में भी कुछ सब टॉपिक्स को कवर कर लिया है। और आज के इस वीडियो में हम अपने थर्ड टॉपिक बायोडाइवर्सिटी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, राइट। तो जो बायोडाइवर्सिटी टॉपिक है, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड जो आपके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की घटना चक्र है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके स्टेट पीसीएस या स्टेट लेवल के जो अदर एग्जाम्स हैं उसमें आपके ये पूछ लिए जाते हैं, राइट। तो इसलिए हमें इसे अच्छे से कवर करना है। एंड इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टार्ट करेंगे। आप लोगों में से कुछ लोगों को कमेंट था कि ज्योग्राफी स्टार्ट कराइए, तो हम ज्योग्राफी की घटना चक्र को बहुत डिटेल में, बहुत ही ज्यादा अच्छे से कवर करेंगे, राइट। एंड यस, अगर आप चाहते हैं कि केवल मैं क्वेश्चंस के पार्ट को कराऊं तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, तो मैं केवल क्वेश्चंस के पार्ट को कराऊंगी, नोट्स के पार्ट को स्किप कर दूंगी। इन केस अब अगर आप समझना चाहते हैं, एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, तो मैं वो भी आपको कर दूंगी नोट्स के साथ। एंड यस, वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने नोट्स को आपके साथ शेयर करूं, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स भी दिखाऊंगी और उससे जो है आपको पढ़ाऊंगी और आपको शेयर करूंगी, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सब टॉपिक को, जो कि है जैव विविधता और संकटापन्न जातियां। ये आपका सब टॉपिक है, बायोडाइवर्सिटी मेन टॉपिक है, और ये उसके अंदर सब टॉपिक है। अभी हम ऑलरेडी 6 सब टॉपिक कर चुके हैं और आज हमारे 5 सब टॉपिक बाकी हैं, जिन्हें हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, राइट। तो इसको हम कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्या है ये हम जान चुके हैं, उसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है। इंडेंजर्ड भी मैंने आपको बताया था कि रेड डेटा लिस्ट आईयूसीएन जारी करता है। आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये क्या जारी करता है, एक रेड डेटा लिस्ट जारी करता है, जिसमें ये एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में डेटा ये रखते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को करेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो आपके गिद्ध हैं, पिछले 10 सालों में, एक डिकेड में, जो गिद्ध हैं आपके, जो वल्चर्स हैं, जिन्हें हम वल्चर्स बोलते हैं, इनकी संख्या में बहुत हमने गिरावट देखी है। 2003 में पैरा ग्रीन फंड नाम की एक गैर सरकारी संस्था और कुछ इंटरनेशनल साइंटिस्ट ने पाकिस्तान में को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बताया, ठीक है। अब गिद्ध मारता थोड़ी ना है पाकिस्तान, इसमें रीजन ये था, उन्होंने जब रिसर्च किया मरे हुए गिद्ध की बॉडीज में, तो उन्होंने देखा कि वो जो गिद्ध हैं उनकी जो किडनी है, ठीक है, किडनी, ये किडनी इनकी जो है फेल हो गई। किडनी फेल्योर से जो है वल्चर्स आपके मर रहे थे। अब वल्चर की किडनी फेल्योर मतलब क्यों हो रही थी, इसका मतलब कि वो कुछ ऐसा खा रहा था या उसके इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ था जिसकी वजह से उसकी किडनी फेल हो रही थी। तो यस, क्या होता था कि जो आपके कैटल्स होते हैं, पशु, उनको दर्द निवारक और बुखार के रूप में किस क्या दिया जाता था, तो वो डिक्लोफिनेक सोडियम दिया जाता था, ठीक है। डिक्लोफिनेक डिक्लोफिनेक सोडियम दिया जाता था, डिक्लोफिनेक सोडियम उन्हें दिया जाता था, ठीक है। ये डिक्लोफिनेक सोडियम वो आपके कैटल्स खाते हैं, या जो भी एनिमल्स आपके पालतू एनिमल्स हैं उनको, एनिमल्स को एक तरीके से एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक, और एक तरीके से फीवर के ट्रीटमेंट में हम डिक्लोफिनेक सोडियम देते थे। तो क्या होता था, जब वो कैटल मरते हैं, गिद्ध क्या होता है, वल्चर, वल्चर को हम स्कैवेंजर ऑफ इन्वायरमेंट बोलते हैं, स्कैवेंजर, ठीक है। स्कैवेंजर कौन होता है, जो साफ सफाई करता है। तो गिद्ध क्या करता है, गिद्ध कभी भी कभी भी जिंदा जो एनिमल होता है उसको नहीं खाता है। गिद्ध हमेशा उसके मरने का इंतजार करता है, गिद्ध मरे हुए एनिमल को ही अपना खाना बनाता है, ठीक है। तो उसको हम स्कैवेंजर ऑफ इकोसिस्टम कह सकते हैं या इन्वायरमेंट कह सकते हैं। तो क्योंकि मरी हुई चीज को अपने आप वो खा के साफ कर देता है, तो एक तरीके से साफ सफाई कर रहा है, नेचुरल स्कैवेंजर है वो एक तरीके से, राइट। तो क्या हुआ कि जब ये पशु मरते थे, तो अब वो सड़क पे मर गए, उनकी बॉडी में क्या है, डिक्लोफेनाक सोडियम है, जो उन्हें कभी दी गई होगी दर्द निवारक के रूप में या बुखार के ट्रीटमेंट के रूप में। अब वो एनिमल मर गया सड़क पे, उसको आकर किसने खाया, ये आकर आप इस पशु को खाया किसने, वल्चर ने। जब वल्चर ने खाया तो वो डिक्लोफेनाक सोडियम वल्चर के अंदर चला गया, और वल्चर के अंदर जाकर उसकी किडनी को फेल कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से पिछले दशक में जो गिद्ध की संख्या है उसमें भारी गिरावट देखी गई, और बताया गया कि जो पाकिस्तान है वहां पर सबसे ज्यादा यूज होता है डिक्लोफेनाक सोडियम का, ठीक है। उसके बाद इस डिक्लोफेनाक सोडियम को बैन कर दिया गया, ठीक है। मरे हुए पशु का मांस गिद्ध एक बार भी खा लेता है तो 30 दिन के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मतलब जिस पशु के अंदर डिक्लोफेनाक सोडियम है, अगर उसका एक बार भी गिद्ध ने मांस खा लिया
मतलब इतना ज्यादा कंसंट्रेशन है डिक्लोफेनाक सोडियम का कि एक 30 दिन के अंदर गिद्ध की जो है डेथ हो जाती है। तो इससे लगाया जा सकता है कि पिछले 10 साल के भीतर भारत, नेपाल और पाकिस्तान में लगभग 8.5 करोड़ गिद्ध की मौत हो चुकी है। ठीक है। मॉरिशस में टम्बला कोक, जिसे डोडो वृक्ष के नाम से जाना जाता है, वो डोडो पक्षी के विलुप्त होने के कारण प्रजनन में असफल रहा, जिसकी वजह से यह भी विलुप्त हो गया। खैर ये दूसरा पॉइंट है, डोडो की बात हो रही है यहाँ पे। पहले आपका डिक्लोफेनाक वाला क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि क्यों गिद्ध मर रहे हैं और क्या रीजन था, किडनी फेल्योर किस वजह से, डिक्लोफेनाक सोडियम की वजह से। दूसरा आपका ये पॉइंट है कि मॉरिशस में टम्बला कोक, जिसे डोडो ट्री के नाम से कहा गया, ठीक है। देखिए डोडो एक्चुअली में इस ट्री का नाम नहीं था, इस ट्री का नाम तो टम्बला कोक था। डोडो थी क्या, एक बर्ड। डोडो एक बर्ड थी जो इस जो आपका टम्बला कोक जो ये है पेड़, इस पेड़ के जो फ्रूट्स होते हैं, इसके सीड्स होते हैं, इसको खाकर जिंदा रहती थी डोडो बर्ड। क्या हुआ कि कुछ इन्वायरमेंट में ऐसा चेंज हुआ 17 सेंचुरी, 16 सेंचुरी, 17 सेंचुरी के आसपास, कि ये जो डोडो बर्ड है वो एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, ये डोडो बर्ड जो है धरती से विलुप्त हो गई। तो अब ये डोडो बर्ड ही इस टेम्बला को जो आपका ट्री था, ठीक है, इसके फ्रूट्स को खाती थी। उसके बाद इसके सीड्स को जाकर इधर उधर इसका पॉलिनेशन कराती थी। तो क्या हुआ, जब डोडो बर्ड ही मर गई तो ये जो ट्री है इसका पॉलिनेशन आगे हो नहीं पाया, ठीक है, इसका परागण नहीं हो पाया और जगह नहीं उग पाया, और इस हिसाब से ये जो ट्री है ये भी इसके साथ एक्सटिंक्ट हो गया। ठीक है, तो क्योंकि डोडो बर्ड इस पे रहती थी, डोडो बर्ड, इसलिए इस ट्री को भी डोडो ट्री का नाम दे दिया गया। असल में इस ट्री का नाम टम्बलाकोक था, जबकि इस पे रहने वाली बर्ड का नाम डोडो था। और आखिरी बार जो डोडो बर्ड है वो 17 सेंचुरी में देखी गई थी, 17 सेंचुरी में। ठीक है, समझ लीजिए कब की ये विलुप्त हो चुकी है। ठीक है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ों की एक प्रजाति है जो बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, एक बार में आप याद कर सकते हैं जितने भी इंडिया के पड़ोसी देश हैं उसमें ये फ्लाइंग फॉक्स या जो चमगादड़ है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, वो पाया जाता है। और इसे ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट यानी ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जानते हैं। ये वेजिटेरियन बैट होता है। डुगोंग डुगोंग जो है एक समुद्र आपका मरीन एनिमल है, इसे हम स्टीलर सी काऊ भी बोलते हैं, स्टीलर सी काऊ भी बोलते हैं, स्टीलर सी काऊ। ये भी विलुप्त होने की कगार पे है। और यस, एक बात और याद रखिएगा, इस स्टीलर सी काऊ को कंजर्व करने के लिए तमिलनाडु में एक स्टीलर सी काऊ रिजर्व बनाया गया है। ठीक है, तो कहाँ, तमिलनाडु में बनाया गया है। और घास खाने की इसकी आदत के कारण इसे समुद्री गाय या सी काऊ कहते हैं। ठीक है, चलिए। डुगोंग को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण प्रदान किया गया है, मतलब इसको कानूनी रूप से लीगल कंजर्वेशन दिया गया है। कक्ष का रन भारतीय वन्य गधे यानी एशियाटिक वाइल्ड एस का प्राकृतिक आवास है। ठीक है, और वहां पर आवास क्षेत्र सीमित हो जाने के कारण इसका अस्तित्व खतरे में है, मतलब इसका जो हैबिटाट है वो बहुत ही लिमिटेड हो गया, जिसकी वजह से इसका जो अस्तित्व है वो खतरे में है। तो चलिए, इस तरीके से ये और भी आपको दिए गए हैं, जैसे कि सिंह पुच्छी वानर, लॉयन टेल मकाका इसे हम बोलते हैं। सिंह पुच्छी वानर, इसकी जो पूंछ है वो शेर की पूंछ की तरह दिखती है, इसलिए इसको लॉयन टेल मकाका बोलते हैं। ये वेस्टर्न घाट्स में मिलता है। ठीक है, वेस्टर्न घाट आपका केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक वाला एरिया। ठीक। चीते के बारे में हम सभी को पता होगा कि सितंबर 2021 में हमारे यहाँ नामीबिया से नामीबिया से 8 चीते लाए थे हम। ठीक है, और उनको हमने कहाँ रखा था, उनको हमने कूनो नेशनल पार्क में रखा था। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, ये एमपी में है। ठीक है, कूनो पालपुर में है, पालपुर एमपी। तो वहां पर हमने रखा था, किस लिए, क्योंकि हमारे यहाँ चीतों की संख्या बिल्कुल कम हो गई थी और हमें चीतों की संख्या जो है वो बढ़ानी थी। राइट। तो इस तरीके से ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बट अगर हम इनको डिस्कस करेंगे तो ये काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताए, बट आगे हम क्या करेंगे, आगे हम इसको नोट्स उसमें क्वेश्चंस में अपने देखेंगे। राइट, चलिए क्वेश्चंस पे आएंगे हम। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, मतलब कौन सी ऐसी ड्रग, कौन सी ऐसी मेडिसिन है या केमिकल है जिसकी वजह से जो गिद्ध है उनकी संख्या कम हो रही है। तो अभी हमने पढ़ा कि डिक्लोफेनाक सोडियम ऐसा केमिकल है, ऐसी ड्रग है जो पशुओं को दी जाती है दर्द निवारक के रूप में,
और जब वो पशु मर जाते हैं, उनको अगर गिद्ध ने खा लिया तो 30 दिन के अंदर उसकी किडनी फेल्योर से डेथ हो जाती है। ठीक है, किडनी उसकी फेल हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गिद्धों की तेजी से घटती संख्या का मुख्य कारण क्या है? अगेन डिक्लोफिनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग करना इसका कारण है। नेक्स्ट है हमारा, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो ये डिक्लोफिनेक सोडियम है। ठीक है, डिक्लोफिनेक सोडियम। नेक्स्ट है, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? जानवरों को जो दर्द निवारक इंजेक्शन देते हैं हम डिक्लोफेनाक सोडियम। ठीक है, ये भी देखिए इतना डीप पूछ लिया कि विषाणु संक्रमण है कि जीवाणु संक्रमण है, या जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। देखिए जो हम लोग जानवरों को देते हैं वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, जो दूध, जब गाय या भैंस दूध नहीं दे रही होती तो उसको हम ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? ये मेमेरी, ये मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन होता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन होता है, तो मिल्क को बाहर निकालने में हेल्प करता है मेमोरी ग्लैंड से। तो ये भी नहीं, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो डिक्लोफेनाक सोडियम है वो दर्द निवारक के रूप में इस्तेमाल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर से दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए कौन उत्तरदायी है? इस स्थिति के लिए उत्तरदायी क्या है? इस स्थिति के इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है जो आपके गो पशु हैं, जो कैटल्स हैं, मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि, जिस औषधि का नाम है डिक्लोफिनेक सोडियम। नेक्स्ट है, मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही। ठीक है, तो कौन थी वो? हमने पढ़ा था कि टॉम्बल को एक नाम है उसका, लेकिन डोडो के नाम से भी हम उसे जानते हैं। तो डोडो ट्री जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया क्योंकि उस पर रहने वाली डोडो बर्ड एक्सटिंक्ट हो गई थी 17th सेंचुरी में, इसलिए इस ट्री का पॉलिनेशन फर्दर नहीं हो पाया। ठीक है, जिसकी वजह से ये ट्री भी फाइनली एक्सटिंक्ट हो गया। नेक्स्ट है, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उडियन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स किस क्या है? तो फ्लाइंग फॉक्स जो है, आप इससे लोमड़ी मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे इसे बोला गया है फ्लाइंग फॉक्स, लोमड़ी नहीं है। फ्लाइंग फॉक्स एक चमगादड़ है, जो कि एक वेजिटेरियन आपका चमगादड़ है। ठीक है, नेक्स्ट है, ड्यूगोंग नाम का समुद्री जीव जो विलोपन की कगार पर है, वो क्या है? तो अभी हमने पढ़ा कि जो ड्यूगोंग है, जिसे हम स्टीलर सी काऊ कहते हैं, क्योंकि ये समुद्र की घास को खाता है, जैसे कैटल हमारी, काऊ हमारी घास को खाते हैं, इसी तरीके से घास को खाता है, तो इसलिए हम इसको स्टीलर सी काऊ कहते हैं। और ये एक स्तनधारी है, ये एक मैमल की प्रजाति है, विलुप्त होने के कगार पे है। चलिए नेक्स्ट है, अगेन ड्यूडोंग से संबंधित है। ड्यूडोंग के संदर्भ में कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, बिल्कुल शाकाहारी है और समुद्री जानवर है। यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है, और इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। ये भी हमने पढ़ा है, अगर ये पूरे समुद्र तट पे पाया जाता, पूरी कोस्ट लाइन पाया जाता, तो इसकी एक्सटिंक्ट क्यों होता है? ये पूरी कोस्ट लाइन पे नहीं मिलता है, और 1 और 3 आपका करेक्ट है, और 2 आपका जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, 2 आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु कौन सा हो सकता है? तो देखिए कह रहा है बलुई। ठीक है, बलुई मतलब जो आपका थोड़ा सा रेगिस्तान जहां पर हो, डेजर्ट हो। ठीक है, डेजर्ट हो। और दूसरी चीज लवणीय क्षेत्र जहां पर सेलिनिटी हो। तो सेलिनिटी और डेजर्ट हमें एक साथ कहाँ मिलता है? एक साथ हमें देखने को मिलता है गुजरात में। गुजरात में देखने को मिलता है, यहाँ पर डेजर्ट भी है और समुद्र भी है। ठीक, और कह रहा है कि इसका जो परभक्षी भी नहीं है, कोई प्रीडेटर भी नहीं है, तो इसका आवास खत्म हो रहा है, इसलिए ये खतरे में है इसका अस्तित्व। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो एशियाटिक वाइल्ड एस है, एशियाटिक वाइल्ड एस है, ये रहता है गुजरात कच्छ के रन में, गुजरात में, और इसका हैबिटाट लॉस हो गया है, इस वजह से इसकी संख्या में बहुत कमी आ रही है। तो ये हो जाएगा आपका भारतीय वन्य गधा, एशियाटिक वाइल्ड एस। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रोसोपिस जूली फ्लोरा नाम का पादप क्यों समाचारों में उल्लिखित होता है? प्रोसोपिस जूली फ्लोरा, जूली फ्लोरा है, ये जिस क्षेत्र में उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है, वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको नुकसान करने लगता है, इसलिए ये न्यूज में रहता है, और ये अच्छा नहीं है। ठीक है, ये ना हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा, ना हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए अच्छा है। राइट, तो प्रोसोपिस जूली फ्लोरा के नाम से, और शायद ये करंट का क्वेश्चन होगा, इसलिए इसको इस तरीके से दे दिया है। एनवायरनमेंट भी आपका मोस्टली करंट ओरिएंटेड ही होता है,
नेक्स्ट है, लेकिन करंट को भी समझने के लिए स्टैटिक का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंह पुच्छी वानर यानी लॉयन टेल मकाका पाया जाता है अपने प्राकृतिक आवास में? देखिए, हमने पढ़ा था कि ये कहाँ वेस्टर्न घाट में मिलता है, वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स में आपका ये तमिलनाडु में होता है, ठीक है, और केरला में होता है और कर्नाटक और आपका आंध्र में होता है, ठीक है। नहीं, कर्नाटक में होता है, सॉरी। वेस्टर्न घाट, आंध्र तो आपका ईस्टर्न घाट में आ जाएगा, ये तो ईस्टर्न घाट में आ जाएगा ना, ये ईस्टर्न में आ जाएगा। तो यस, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक ये आपके वेस्टर्न घाट में आते हैं और यहाँ पर ये आपको इसमें 1, 2, 3 ए ऑप्शन में मिलेगा, जबकि आंध्र प्रदेश आपका ईस्टर्न घाट्स में आता है, ईस्टर्न घाट्स में इंक्लूड होता है, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर विचार करिए, काले गर्दन वाला सारस यानी कि कृष्णग्रीव सारस, चीता, उड़न गिलहरी और हिम तेंदुआ, इनमें से कौन भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? बताना है कि इनमें से कौन जो है वो इंडिया में नेचुरली पाए जाते हैं। तो देखिए, काले गर्दन वाला जो आपका है सारस वो होता है, और आपका उड़न गिलहरी जिसे हम कनली या इसे हम नामादफा भी कहते हैं, नामादफा, ठीक है। और ये बेसिकली नेशनल पार्क भी है जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में इसका कंजर्वेशन किया जा रहा है, नामादफा यानी उड़ने वाली गिलहरी का, और हिम तेंदुआ, ठीक है। हिम तेंदुआ जो है आपका ये भी मिलता है, लेकिन जो चीता है वो एक्सटिंक्ट हो चुका था हमारे यहाँ से, ठीक है। 1952 में हमने इसे एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया था। उसके बाद हम लाए हैं नामीबिया से चीते, बताया मैंने आपको, नामीबिया से चीते लाए हैं। चलिए, ताकि हम चीतों का संरक्षण कर पाए, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ा पाए। नेक्स्ट है, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बार्बेट, ग्रेट चिंट, मैनीवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट, ये क्या है? ये देखिए, ये सब आपके पक्षियों की प्रजाति हैं। सीलोन, फ्रॉगमाउथ और बार्बेट, बार्बेट बहुत ही छोटी सी, बहुत ही स्मॉल, आई थिंक स्मॉलेस्ट बर्ड है ये बार्बेट, जो होती है बहुत स्मॉल होती है, ठीक है। और ग्रेट चिंड, मैनीवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टॉट, ये सब पक्षियों की प्रजाति हैं, याद रखना है, पक्षियों की प्रजाति। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, एनमार और निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगर पाया जाता है, ठीक है। लवण जल मगर, राइट, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आपका अंडमान निकोबार में पाया जाता है। यस, तो अंडमान निकोबार पूरा का पूरा समुद्र में डूबा हुआ एक आइलैंड है, से घिरा हुआ एक आइलैंड है, तो वहां पर पाया जाता है। और मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू और टैपीर पाए जाते हैं। तो ये जो श्रू और टैपीर है ना, श्रू और टैपीर, ये मालाबार में नहीं, ये आपके हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं, हिमालयन, और वो भी ग्रेट हिमालयन रीजन में, ठीक है, ग्रेट हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। तो सेकंड आपका गलत हो जाएगा, जबकि फर्स्ट आपका बिल्कुल ही करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो 1 आपका करेक्ट है, जबकि आपका जो सेकंड है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल वेस्टर्न हिमालय में पाया जाता है। जो रेड पांडा है वो वेस्टर्न हिमालय में ही पाया जाता है। तो रेड पांडा जो है आपका, वो आपका वेस्टर्न हिमालय में नहीं होता है, ठीक है। और ये बैम्बू ट्री पर रहता है, और ये हिमालय रीजन में होता है, लेकिन नेपाल, भूटान और म्यांमार में होता है। तो नेपाल, भूटान, म्यांमार में होता है, और प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है, ये आपका गलत होगा, ठीक है। क्योंकि ये आपका नेपाल, भूटान, म्यांमार में होता है, और सिक्किम में होता, इंडिया में सिक्किम में होता है, वेस्ट बंगाल में, मेघालय, अरुणाचल में होता है, और चाइना में भी होता है बहुत ज्यादा, इसलिए चाइना का तो ये सिंबल ही है। और इंडियन रेड पांडा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है, ठीक है। तो इंडिया में रेड पांडा अरुणाचल में होता है, ठीक है। तो अरुणाचल आपका नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा, तो वेस्टर्न हिमालय तो गलत हो जाएगा। भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है, ये बात बिल्कुल सही है। जो स्लो लोरिस है, ठीक है, वो जो है आपका इसमें रहता है नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में, ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
सही सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। गोल्डन लंगूर आपका बिल्कुल एंडेंजर्ड है, और होलॉक गिब्बन ये भी आपका एंडेंजर्ड है, और एशियाटिक वाइल्ड एस जंगली कुत्ते डॉग, अच्छा एशियाटिक वाइल्ड डॉग, ये आपका एंडेंजर्ड ये भी है, ठीक है। और मरुस्थलीय बिल्ली डेजर्ट कैट, ये आपकी एक्चुअली में लीस्ट कंसर्न है, ये काफी संख्या में है, लीस्ट कंसर्न है। तो ये इस तरीके से आपके दो नहीं मिले हुए, असुरक्षित नहीं कह सकते इसको, ये विलुप्त प्राय है। ये पहली बात तो ये गलत है, और मरुस्थलीय बिल्ली तो बहुत ज्यादा है, ये विलुप्त प्राय नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से दो आंसर बन रहे हैं, तो ये आपका क्वेश्चन स्टार हो गया है, स्टार मार्क हो गया है, राइट। तो क्वेश्चन कैंसिल हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम अपने। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट है पूरा टॉपिक रामसर कन्वेंशन पे, रामसर साइट्स इसमें हम देखेंगे, ठीक है। रामसर रामसर साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। रामसर रामसर सम्मेलन, या जिसे हम क्या रामसर कन्वेंशन बोलते हैं, इसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। यस, तो रामसर के बारे में जान लें। एक्चुअली ये वर्ड रामसर आया कहाँ से। रामसर जो है वो एक जगह है, ये जगह कहाँ है, ये जगह है बेसिकली आपकी ईरान में, ठीक है। तो ईरान में 1971 में एक सम्मेलन हुआ, ठीक है। उस सम्मेलन को कहते हैं हम रामसर कन्वेंशन, जिस पर हस्ताक्षर 1974 में जाकर हुए, ठीक है। तो इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, एम क्या था, किस लिए कन्वेंशन हुआ। तो रामसर कन्वेंशन का जो मेन एम था, वो एम था वेटलैंड के लिए। वेटलैंड कहा गया कि जो वेटलैंड है, जो आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि में आसान भाषा में कहें दलदल, दलदल एक ऐसा एरिया होता है ना पूरी तरीके से पानी होता है ना पूरी तरीके से जमीन होता है, जहां पर पानी और जमीन मिल रहे होते हैं वहां पर बनता है दलदल या वेटलैंड, इसे हम बोलते हैं, ठीक है। उसमें देखा गया कि कई सारे प्लांट्स और कई सारे एनिमल्स हैं ऐसे जिनकी स्पीसीज मिलती है, और ये जो वेटलैंड है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो इन वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए एक कन्वेंशन हुआ, जिसे क्या कहा गया, रामसर कन्वेंशन कहा गया। ये रामसर नामक जगह पर ईरान में हुआ, इसलिए इसको रामसर कन्वेंशन कहते हैं। तो कल को आपको क्वेश्चन आ जाए कि जो रामसर कन्वेंशन है वो किससे रिलेटेड है, तो वो आपका वेटलैंड या आर्द्र भूमि से रिलेटेड है, ठीक है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। और देखिए 1971 में यहाँ बैठक हुई, और मैंने आपको शायद 1974 बता दिया, या 1975 में पूर्णतः यह जो है स्टार्ट हो गई, ठीक है, स्टार्ट हो गई। और भारत में 1 फरवरी 1982 से इसको लागू कर दिया गया, ठीक है, इसको लागू कर दिया गया। एंड और हर साल 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 फरवरी को ही 1971 में रामसर ईरान में ये कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। और थीम हम अपने करंट ईयर की पढ़ेंगे, ठीक है। थीम हम अपने पूरे करंट ईयर की पढ़ेंगे, ना कि पुराने साल की हम थीम पढ़ेंगे, राइट। और रामसर साइट्स हैं, ये देखिए बहुत सारी रामसर साइट्स हैं यहाँ पर, यहाँ से आपको देखना चाहिए था, देख लीजिए। देखिए अष्टमुडी लेक, अष्टमुडी आर्द्र भूमि केरल में है, भीतरकनिका उड़ीसा में है, भोज मध्य प्रदेश में है, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में है, चिल्का उड़ीसा में है, दीपोर बिल आसाम में है। और इस तरीके से काफी सारे वेटलैंड्स हैं हमारे पास। अगर बात करें कि टोटल इंडिया में टोटल रामसर साइट्स की, तो इस समय 2024 के डेटा के हिसाब से हमारे पास 82 रामसर साइट्स हैं, ठीक है। उसमें भी अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश हमारा स्टेट, उत्तर प्रदेश यहाँ पर 10 रामसर साइट्स हैं, 10 रामसर साइट्स हैं, ठीक है। चलिए, ये सारे रामसर साइट्स की डिटेल है, ये सब आपका डिटेल है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। 82 के नाम तो कोई नहीं याद कर पाएगा, लेकिन ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूपी में, तो यूपी में नवाबगंज है आपका, उन्नाव के पास पड़ता है। और पार्वती आर्गा ये भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और समासपुर उत्तर प्रदेश में है, सरसई नवर उत्तर प्रदेश में है, संडी
उत्तर प्रदेश में है, और समान और आपका इस तरीके से उत्तर प्रदेश में 10 हैं। उत्तर प्रदेश में कि आपको यसूर सरोवर उत्तर प्रदेश में है, और हैदरपुर उत्तर प्रदेश में है, बखीरा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो इस तरीके से 10 जो वेटलैंड है वो उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चंस पे आएंगे हम। क्वेश्चंस है कि रामसर कन्वेंशन संरक्षण किसके संरक्षण से संबंधित था। तो मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि रामसर जो कन्वेंशन है वो किससे रिलेटेड था। तो ये ड्राई आपका नम भूमि से यानी कि आर्द्र भूमि से रिलेटेड था। ठीक है, वेटलैंड से। नेक्स्ट है रामसर सम्मेलन संबंधित है, तो ये आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। आर्द्र भूमि, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो देखिए आप कहेंगे बिहार का पूछ लिया, तो देखिए क्वेश्चन भी बीपीएससी का है। ठीक है, तो ये बीपीएससी का है, तो आपको अपने स्टेट के रामसर साइट्स जो है वो याद रखने पड़ेंगे। तो बिहार का जो है वो बेगूसराय में, ठीक है, बेगूसराय में पहला वहां का, बेगूसराय में भी काबर ताल। ठीक है, काबर ताल। चलिए, और ये 21 जुलाई 2020 को रामसर साइट के रूप में घोषित हुआ, मतलब बिहार का पहला रामसर साइट 2020 में बना है। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को साइन हुआ था रामसर में, तो 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे मनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। अंतर्देशीय मतलब कि आपका कह सकते हैं कि इनलैंड सलाइन वेटलैंड। ठीक है, अंतर्देशीय इनलैंड हो जाएगा, इनलैंड सलाइन वेटलैंड है। तो जो आपका सबसे बड़ी, आपको पता है खारे पानी की जो झील है वो सांबर लेक है। ठीक है, सांबर, सांबर लेक है, तो वो आपकी राजस्थान में है। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, इसमें आपका ये गलत दे रखा है क्या। यस, ये आपका गलत दे रखा है। देखिए कह रहा है कि सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय भूमि। ठीक है, तो इनलैंड सलाइन वेट, ये जो है आपका ये गलत होगा। यहाँ पे ये ए ऑप्शन दिया ना गुजरात, ये गुजरात जो है वो गलत दिया हुआ है। देखिए कह रहा है कि इनलैंड, इनलैंड आपका सलाइन वेटलैंड। ठीक है, सलाइन वेटलैंड, वो सबसे बड़ा अगर देखें तो राजस्थान में होगा सांबर लेक। सांबर लेक आपकी शामिल है ना रामसर साइट्स में से एक है। तो यस, तो राजस्थान होगा। ये आपका यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ, गुजरात बिल्कुल गलत है आंसर। ठीक है, गलत है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा मिला है। देखिए रामसर का दर्जा आपका किसको किसको मिला है, तो देखिए आपको चिल्का को भी मिला है, लोकटक लेक जो कि आपकी मणिपुर में है। कहाँ है, मणिपुर, मणिपुर में है लोकटक लेक। चिल्का आपकी उड़ीसा में है। ठीक है, केवला देव आपका राजस्थान में है, और वुलर झील आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये सारे ही वेटलैंड में इनका नाम है, और ये सभी ऑप्शन में हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये सभी वेटलैंड हैं, रामसर साइट्स हैं। ठीक है, रामसर साइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, निम्नलिखित में कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है। तो यस, हमने पढ़ा था कि भोज वेटलैंड जो है एमपी का, वो वेटलैंड में आता है। ठीक है, वो आपका वेटलैंड में आता है, और सुंदरबन भी आपका आता है जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो ये दोनों ही आपके करेक्ट हो जाएंगे। सुंदरबन को 2019 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, और जब ये क्वेश्चन पूछा गया 2015 में, तब सुंदरबन नहीं था, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सी क्यों लिखा है, क्योंकि 2000 अब हम जब पढ़ रहे हैं 2024 में, तो 2019 में सुंदरबन को इंक्लूड कर लिया गया, तो सी भी होगा और डी भी होगा। ऐसा क्वेश्चन हालांकि देंगे नहीं वो।
नेक्स्ट है, किस अंतरराष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है? ठीक है, कोई इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का वेटलैंड है उसे मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अंदर अंडर लाया जाए। ठीक है, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अंदर लाया जाए तो इसका क्या मतलब होता है, ये हमको बताना है। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर तो इसका मतलब होता है कि जो मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिकी स्वरूप से परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या होना संभावित है। ठीक है, जब कोई वेटलैंड में ऐसी शंका होती है कि इसमें जो ह्यूमन इंटरवेंशन है उसकी वजह से चेंज हो गया है, ठीक है, हो चुका है पूरे तरीके से, या हो रहा है, या आगे फ्यूचर में हो सकता है, ऐसे वेटलैंड को हम मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंडर लाते हैं, उसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करते हैं, फिर उस पर स्टडी करते हैं और बताते हैं कि पहले क्या था और अभी क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, या फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, या पास्ट में क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं। ठीक है, तो वो लाए जाते हैं आपके मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि या बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? रामसर जो साइट है, ठीक है, रामसर जो साइट है उसका यूज क्या है? ठीक है, क्या यूज है? पोषक पुनरावृत्ति चक्रण हेतु, मतलब न्यूट्रिएंट रिसाइकिल, बिल्कुल न्यूट्रिएंट रिसाइकिल के लिए यूज होती है। पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, बिल्कुल ये भी आपका करेक्ट है। और तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, ये भी आपका बिल्कुल सही है, मतलब रिड्यूसिंग सिल्टेशन ऑफ रिवर्स बाय रिटेनिंग सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स को रोक लेती है, सेडिमेंट्स जो बह के नदी के साथ चीजें आती हैं, ठीक है, वो बह के, जैसे नदी है बह के आ रही है अपने साथ बालू और कंकड़ पत्थर ला रही है, और यहाँ पर एक आर्द्र भूमि है, इस आर्द्र भूमि में आकर यहाँ पर आपका जो कंकड़ पत्थर बालू है वो सब इकट्ठा हो गई, तो नदी का बहाव क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे ही उपयोग हैं आपके वेटलैंड के। ठीक है, सारे ही यूज हैं आपके वेटलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है टोटल कंट्री का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में जो रामसर साइट है, सबसे ज्यादा रामसर साइट का एरिया किसमें, किसके रिकॉर्ड में है, तो गुजरात में है। अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में सबसे ज्यादा अधिक है। ठीक है, तो ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, गुजरात में सबसे ज्यादा है। और भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। ये जो ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे गलत है कि जो कोस्ट लाइन वाले रामसर हैं, ठीक है, जो कोस्टल वेटलैंड हैं उनका एरिया जो इनलैंड वेटलैंड है, ठीक है, देखिए आंतरिक इनलैंड वेटलैंड से ज्यादा है, ये आपका गलत है। इंटरनल जो इनलैंड वेटलैंड एरिया है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो कोस्ट लाइन में वेटलैंड एरिया है। तो 1 आपका सही होगा, 2 आपका गलत हो जाएगा। अब आपको वो राजस्थान वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, वो पूछ रहा था इनलैंड वेटलैंड सबसे बड़ा, ठीक है, इनलैंड वेटलैंड, तो वो सांबर लेक राजस्थान हो जाएगा क्योंकि गुजरात वाला तो कोस्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है। ठीक है, मतलब रामसर कन्वेंशन के अंडर जो मैंडेटरी है फ्रॉम द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि वो प्रोटेक्ट करें और कंजर्व करें जितने भी वेटलैंड हैं अंडर द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके लिए ये जो है बाइंड है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, कि सारों को ही कंजर्व करना है। छोटे 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 पैचेस के फॉर्म में यहाँ दलदल है, यहाँ दलदल है, यहाँ वेटलैंड है, ऐसा नहीं कि सबको संरक्षित करना उनका काम है, उनका जिनकी जिम्मेदारी है। वो एरिया केवल कंजर्व किए जाते हैं जिनका एरिया बड़ा होता है और जिसमें बायोडाइवर्सिटी रिच होती है, जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए। नेक्स्ट है कि आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे। ठीक है, तो ये जो है आपका जो 2010 है ये आपका ये ड्रेनेज एरिया और कैचमेंट रीजन ऑफ द वेटलैंड डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी, ये आपका आर्द्र भूमि से रिलेटेड नहीं
रामसर कन्वेंशन पे बेस्ड नहीं थे, ठीक है, ये रामसर कन्वेंशन पे बेस्ड नहीं थे। और कह सकते हैं ये जो आपका 2010 वाला ये बना था, ये आपका बना था एक्सपर्ट पैनल जो कि बना था अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी, सॉरी, ये नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी मुझे याद आ रहा था, जो 2006 की हमारे यहाँ अभी चल रही है, उसके अंतर्गत ये 2010 वाला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम बना था। ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एनएफपी 2006 के अंडर बना था, ना कि ये रामसर कन्वेंशन पे बेस्ड था। और तीसरा है कि आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 में आर्द्र भूमियों के अपवाह क्षेत्र या जलग्रहण क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं। तो यस, अपवाह क्षेत्र और उनके जलग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया और जो आपका उनका जो ड्रेनेज एरिया है, दोनों को इंक्लूड करते हैं। तो थर्ड आपका सही हो जाएगा। एक और दो आपके सही नहीं होंगे। क्यों नहीं सही होंगे वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नहीं है आपका, सीधे से सब टॉपिक है। सब टॉपिक क्या है? सब टॉपिक है आपका विभिन्न अधिनियम एवं करार, ठीक है। यानी इसे हम कह सकते हैं वेरियस एक्ट्स, एक्ट्स कहेंगे, एक्ट्स, अधिनियम होता है एक्ट, है ना। तो वेरियस एक्ट्स एंड करार होता है आपका एग्रीमेंट्स, ठीक है, एग्रीमेंट्स। आई थिंक करार क्या उर्दू वर्ड है क्या? आपको पता हो तो बताइएगा कमेंट करके कि करार क्या है। वेरियस एक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स, ठीक है। तो एक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स बायोडायवर्सिटी के लिए हमने क्या बनाए हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो हम बात करेंगे वेरियस एग्रीमेंट्स और एक्ट्स की। तो बायोडायवर्सिटी को लेकर जो बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए हैं, ठीक है, और उसके कंजर्वेशन के लिए एंड जो एग्रीमेंट्स पास किए गए हैं, साइन किए गए हैं, ठीक है, उसके कंजर्वेशन और उसके एनरिचमेंट के लिए, उसके बारे में यहाँ बात होगी। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका वो ये है बायोडायवर्सिटी एक्ट, ठीक है। ये आपका 11 दिसंबर 2002 को बनाया गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या? बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 में बना था। कब? 2002 में बना था, ठीक है। तो अब भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में है। खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतरराष्ट्रीय संधि यानी कि इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, जैव विविधता पर अभिसमय यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के साथ साथ समन्वय में एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो किसको खाद्य और कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण, विनिमय और सतत प्रयोग द्वारा खाद्य सुरक्षा की गारंटी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इसका नाम एक बार आप देख लीजिए, अदरवाइज आपको बायोडायवर्सिटी एक्ट याद रखना है, ठीक है, कब वो पारित हुआ था। दूसरा आप देख सकते हैं कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल संरक्षण संगठनों की एक वैश्विक भागीदारी है जो पक्षियों और उनके आवासों तथा वैश्विक जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए कार्यरत है, ठीक है। इसमें विश्व भर से 121 भागीदार हैं, ये भी आपको याद रखना है। कितने? 121 यहाँ पे भागीदार हैं। चलिए उसके बाद ये सब आप पढ़ चुके हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए क्वेश्चन पे आएंगे हम अपना डायरेक्ट। तो क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। तो भारतीय संसद ने यानी इंडियन पार्लियामेंट ने जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया था? तो दिसंबर 2002 में पारित किया था, ठीक है। जैव विविधता जो अधिनियम यानी बायोडायवर्सिटी एक्ट आपका 2002 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 2002 में, 11 दिसंबर 2002 को। नेक्स्ट है भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 2002 अभी हमने पढ़ा, ठीक है, गुजरात पीसीएस का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है हमारा भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई। तो अभी हमने पढ़ा कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण जो है हमारा वो कहाँ पर है? इंडिया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नहीं, इसको कह सकते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, यस, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। आपको पता है 2003 में, अभी हमने पढ़ा कि 2003 में कहा चेन्नई तमिलनाडु में इसकी स्थापना हुई। कहा? चेन्नई में।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी कि नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार से सहायक है। तो इसके बारे में अभी हमने एक स्टेटमेंट भी पढ़ा था, देखेंगे। एनबीए जैव चोरी को रोकता है तथा देशी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। तो यस, जैव चोरी मतलब आपकी बायोपायरेसी को रोकता है, ठीक है। यहाँ पर बताया है कि क्या करता है, तो एनबीए आपका बायोपायरेसी को रोकता है और आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण करता है, बिल्कुल सही होगा। एनबीए कृषि पादपों के आनुवांशिक संशोधनों पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षता मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण करता है। तो देखिए, डायरेक्टली मॉनिटर तो नहीं करेगा, निरीक्षण तो नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, बाद में उसमें अपना काम करे तो वो अलग है। जो आपका साइंटिफिक रिसर्च है उसको डायरेक्टली मॉनिटर नहीं करता है, इसका काम ये नहीं है। और एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवांशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए, एनबीए का जो काम है, अथॉरिटी है ये, किसी भी चीज को आप इसके बिना जो यहाँ पे है कि ना बौद्धिक संपदा अधिकार में नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। और दूसरा, ये संरक्षण करता है, लेकिन इसका रिसर्च और इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपका 1 और 3 सही हो जाएगा, सेकंड जो है वो आपका सही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम अपने। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का क्वेश्चन है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं, हमें बताना है। तो पहला कथन है कि यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है, ठीक है। संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है, यह बताना है। तो बर्ड लाइफ के बारे में, तो यस, इसमें 121, अभी हमने पढ़ा 121 सदस्य हैं, देश हैं, तो ये वर्ल्ड वाइड है, बिल्कुल ये बात सही है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई, ये बात तो गलत हो जाएगी। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की संकल्पना यहाँ से शुरू नहीं हुई थी, ठीक है। और अभी देखिए जो करंट में ना, इसमें 121 नहीं रह गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। अभी इसमें जो है कितने रह गए हैं, 121 थे, लेकिन अभी इसमें अभी के डेटा के हिसाब से 115 सदस्य रह गए हैं, ठीक है। 115 सदस्य, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। और दूसरा है कि यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविध क्षेत्र यानी इम्पोर्टेड बर्ड एंड बायोडायवर्सिटी एरियाज के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करती है। बिल्कुल, बर्ड इंटरनेशनल और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बर्ड से रिलेटेड होगी ही, तो थर्ड भी आपका करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका सेकंड है कि हॉटस्पॉट की जो परिकल्पना है वो यहाँ से शुरू हुई। तो देखिए, हॉटस्पॉट सबसे पहले जो वर्ड है वो नॉर्मन मेयर्स ने दिया था, ठीक है। तो ये आपका सही नहीं होगा, ठीक है, बहुत पहले आया था। तो 1 एंड 3 आपका सही होगा, 2 आपका करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। पहला है कि जैव सुरक्षा पर कार्टेजना उपसंधि यानी प्रोटोकॉल के पक्षकारों की पहली बैठक MOP 2004 फिलीपींस में आयोजित हुई थी, ठीक है। यहाँ पर कार्टेजना की बात हो रही है, ठीक है। इसमें से हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये थोड़ा सा रटने वाला ही क्वेश्चन, एक तरीके से इसको देख लीजिए। हालांकि IAS प्री 2005 में आया हुआ है, काफी पुराना क्वेश्चन है, और 2004 की, इसका मतलब ये करंट ओरिएंटेड है। हालांकि इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो इसमें जो सही होगा वो आपका सी ऑप्शन होगा, क्योंकि जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल आनुवंशिक रूपांतरित जीवों से संबंध है, ठीक है। तो बायो सेफ्टी प्रोटोकॉल जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, ये आपका सही होगा। बाकी सारे आपके गलत होंगे, आप ऑप्शन सारे देख सकते हैं। करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए इस पर इतना फोकस, इतना परेशान होने के लिए से जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैफिक के बारे में। ये ट्रैफिक वो वाला ट्रैफिक नहीं है, ये ट्रैफिक आपका दूसरा ट्रैफिक है। जान ले कौन सा ट्रैफिक है ये। पहले क्वेश्चन देखेंगे, वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण यानी कि ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स, ठीक है। ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस फॉर फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स के संदर्भ में विचार करना है हमें। ट्रैफिक, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इसको ट्रैफिक बोलते हैं।
तो पहला कह रहा है कि ट्रैफिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के अंतर्गत एक ब्यूरो है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका यूएन के अंतर्गत नहीं है, ठीक है, बल्कि ये आपका जो है WWF, ठीक है, WWF के अंतर्गत है और IUCN के अंतर्गत है, ठीक है। तो ये WWF और IUCN में आता है, ना कि यूएनईपी। यूएनईपी का फुल फॉर्म आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो इसके अंडर नहीं आता ट्रैफिक, आपका IUCN एंड WWF के अंतर्गत आता है, तो ये गलत हो जाएगा। और ट्रैफिक का मिशन सुनिश्चित यह है कि सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो। बिल्कुल, इसके व्यापार से प्रकृति को कोई खतरा ना हो। कभी कभी क्या होता है, देखिए एक्सेस भी तो होती है चीजें, एक्सेस चीजों का ही हम व्यापार करते हैं, तो इसलिए केवल 2 सही होगा, ठीक है। एक आपका इनकरेक्ट होगा। देखिए WWF और IUCN में आता है, ना कि यूएनईपी में आता है। नेक्स्ट है भारत रामसर अभिसमय, यानी कि रामसर कन्वेंशन का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। निम्नलिखित में कौन सा कथन इस अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थलों का अनुक्षरण कैसे किया जाना चाहिए, ठीक है। तो मतलब बताना है कि जो रामसर साइट्स हैं, जो वेटलैंड है, उनका कंजर्वेशन कैसे करना चाहिए, ये बेसिकली इस क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन है हमारा कि इन स्थलों को मनुष्य के लिए पूर्णतः अगम्य बना दिया जाए ताकि उनका शोषण ना किया जा सके। तो देखिए अगम्य बिल्कुल बना देंगे, मनुष्य नहीं जा सकेगा, तो वहां पर जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, वो भी तो नहीं समझ में आएंगी। तो ये कहीं पर अगम्य बना देना, कहीं पर किसी का एकदम जाना बैन कर देना, ये तो हल नहीं हम कह सकते हैं कि है। दूसरा, इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए, तो इनमें केवल पर्यटन और मनोरंजन की अनुमति दी जाए। और आपको पता है कि अगर पर्यटन दे देंगे तो लोग जाते हैं, सब लोग तो इतने समझदार होते नहीं है, तो एजुकेटेड, इतना लेवल एजुकेशन का हो कि समझे वो उस चीज की इंपॉर्टेंस को, तो पर्यटन से भी कोई खास फर्क पड़ना नहीं है, ठीक है। तीसरा है कि प्रत्येक स्थल के लिए विशेष मानदंड, विशेष अवधि सुनिश्चित करते हुए विशेष अवधियों तक बगैर किसी शोषण के उन स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए, इसके बाद भावी पीढ़ियों द्वारा धारणीय उपयोग के लिए अनुमति दी जाए। तो इतना पेशेंस तो भाई मुझे नहीं लगता कि होगा। और एक लास्ट भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आंसर पे आते हैं। इन स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। देखिए सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर जो है मुझे यही लग रहा है, क्योंकि किसी चीज का यूज भी करिए आप और उसका कह सकते हैं ना कि साइमल्टेनियस सस्टेनेबल यूज भी आप उसका कर सकें, किसी चीज को कंजर्व भी करें और उसका सस्टेनेबल यूज करें। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है जहां पर सस्टेनेबिलिटी की बात आ जाती है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, वैसे भी करेक्ट है और मेरे हिसाब से भी ये करेक्ट ही था और आपका करेक्ट भी निकला ये आंसर। तो सस्टेनेबल जहां पर आ जाएगा ना, तो सस्टेनेबल यूज बेस्ट यूज है किसी भी चीज का। नेक्स्ट है निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है, तो इन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स पर विचार करना है, ठीक है। पहला है खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतरराष्ट्रीय संधि, ठीक है। मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, विश्व विरासत अधिनियम। तो कह रहा है कि इनमें से कौन जैव विविधता से संबंध रखता है या रखते हैं। देखिए ये सारे ही आप अगर एक तरीके से देखें, ये ट्रैफिक, ठीक है, ये ट्रैफिक की बात हो गई, ये कोम्बाट डेजर्टिफिकेशन की बात हो गई, ये वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की बात हो गई। तो तीनों ही आपका जो है किससे, आपके बायोडाइवर्सिटी से रिलेशन रखते हैं, कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन से रिलेशन रखते हैं। नेक्स्ट है भारत सरकार ने नॉर्वे गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति और कानून केंद्र की स्थापना की है। तो नॉर्वे गवर्नमेंट के साथ मिलकर इन्होंने चेन्नई तमिलनाडु में सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ सेपपोल की स्थापना की है। किसके, नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे, नॉर्वे की कैपिटल आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, ठीक है। और ये एक यूरोपियन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, ठीक है, और ठंडा प्रदेश है, यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, कैपिटल इसकी ओस्लो है। एंड नॉर्वे की गवर्नमेंट के साथ इंडिया की गवर्नमेंट ने मिलकर चेन्नई में सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ यानी कि सेपपोल की स्थापना की है, ठीक है। और इसका काम क्या है कि व्यवसायिक दक्षता यानी कि प्रोफेशनल एक्सपर्टीज तथा कैपेसिटी बिल्डिंग का विकास करना, ये इसका उद्देश्य है। तो ये भी हमारा जो टॉपिक है वो फिनिश होता है, सब टॉपिक जो है वो फिनिश होता है। और इसके बाद हम आएंगे अपने नेक्स्ट सब टॉपिक में, जो कि क्या है, जैव विविधता तथा संयुक्त राष्ट्र व
विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थान यानी कि बायोडायवर्सिटी यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, बायोडायवर्सिटी के संबंध में जो यूनाइटेड नेशन है उसने क्या क्या काम किए हैं, और जो बाकी के जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, उस बारे में यहाँ पर बात हो रही है। चलिए, तो देखिए समय समय पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ आप देख लीजिए। तो जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन दलों का 10वां सम्मेलन नगोया जापान 2010 में हुआ था। तो 2010 में हुआ था जापान के नगोया में। 11वां कहाँ हुआ था, 2012 के मध्य हैदराबाद भारत में। देखिए, अब आप कहेंगे कि ये कोप 25-26 चल रहा है तो क्या सारे याद रखेंगे, नहीं, ये होता है पूरा करंट ओरिएंटेड। अब यहाँ ये जो दिया है 12, 14, 16, ठीक है, या कोप 13, ये सब आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, किसी कोप में अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है, जैसे पेरिस एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है 2015 का, ठीक है, तो उसको याद रखना है, पेरिस एग्रीमेंट क्यों हुआ था, कब हुआ था, ठीक है, उस समय कोप कौन सा था। ठीक है, जैसे ये आपका कोप 15 2021 में चाइना में हुआ, कुनमिंग में। ठीक है, लेकिन अब आपको केवल ये करंट ओरिएंटेड याद रखना है, जो आपका एग्जाम जिस ईयर में है उस ईयर में अगर कोप हुआ है या उसके पहले वाला जो ईयर है वो कोप आपको याद रखना है, उसकी थीम याद करनी है और कहाँ पर हुआ ये याद रखना है। ठीक है, बाकी सब ये करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है आपको इतना इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है यूएन रेड यानी रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डेजर्ट डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। एक अंतर संस्थागत कार्यक्रम है जो यूएनएफसीसीसी एफ ट्रिपल सी है, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन, इसका आपका यूएन क्या है, एफसीसी। यूएनएफ ट्रिपल सी का फुल फॉर्म आप जान लीजिए कि इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये इस प्रोग्राम को चला रहा है और इस प्रोग्राम को सितंबर 2008 में शुरू किया गया था। राइट, उसके अलावा इतना कुछ, चलिए, जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल है बायोसेफ्टी पर, भारत ने 23 जनवरी 2001 को इस पे हस्ताक्षर किए थे, बायोसेफ्टी के लिए है ये। देखिए इस पे जो हमने क्वेश्चन अभी इससे पहले वाला किया था, तो जैव सुरक्षा से संबंधित है कार्टेजिना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी, और 23 जनवरी 2001 को इंडिया ने इस पर साइन किया था। वेटलैंड इंटरनेशनल एक नॉन गवर्नमेंट ऑफ आपका संगठन है, इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड्स में है। ठीक है, वेटलैंड्स के कंजर्वेशन में ये प्रॉपर काम करता है। चलिए, फिलहाल हम आ जाएंगे किस पर, आ जाएंगे अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जैव सुरक्षा यानी बायोसेफ्टी का कार्टेजिना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो हमने पढ़ा था अभी कि बायोडायवर्सिटी से संबंधित है ये। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय से, पर्यावरण वन से, या रसायन और उर्वरक से। तो ऑब्वियस सी बात है कि पर्यावरण और वन का ही हम में बायोडायवर्सिटी होती है, उसी का हम कंजर्वेशन करते हैं, तो इससे ही संबंधित है। 23 जनवरी 2001 को भारत ने इस पे हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन कह रहा है कहाँ हुआ था। तो 10वां हमें पता है 2010 में हुआ था, नगोया जापान में हुआ था। 10वां आप देखिए 2010 का क्वेश्चन है इसलिए 10वां पूछ रहा है। अब हमने पढ़ा था तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर नहीं भी कर पा रहे तो इतना परेशान नहीं होना है क्योंकि ये करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कोप के जो आपके सम्मेलन होते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये आपका करंट बेस्ड होता है। ठीक है, चलिए, बस ये है कि उसका जो बैकग्राउंड है वो पता होना चाहिए कि कोप क्या है, कोप किसके अंतर्गत आता है, कैसे काम करता है, ये स्टैटिक पार्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यूएन रेड प्लस का प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं। किसके लिए दे सकते हैं, पहला है जैव विविधता का संरक्षण करने में। ठीक है, पहला है जैव विविधता का संरक्षण करने में, दूसरा है वन्य पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में और गरीबी को कम करने में। ठीक है, तो देखिए ये जो UNREDD प्लस है, ये आपका बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड है ही है, वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम से तो है ही, लेकिन जब ये दोनों चीजें हमारी रिच होंगी तो हमारे यहाँ पॉवर्टी भी कम होगी। तो ये तीनों से ही आपका रिलेटेड कर है। ठीक है, एक दो तीन तीनों से ही ये रिलेटेड है। चलिए, खतरनाक क्वेश्चन, आईएएस खतरनाक, देखिए कुछ नहीं होता है अगर आपका कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर है। देखिए यू रिड्यूसिंग, यूएन यानी यूनाइटेड नेशन, और REDD का फुल फॉर्म क्या है, रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ठीक है,
चलिए, वो गरीबी वाला पॉइंट आपको थोड़ा-सा कर सकता था कंफ्यूज, लेकिन उसमें नहीं होना है, क्योंकि देखिए जैसे-जैसे आपका इतना रिच होता जाएगा बायोडायवर्सिटी, ठीक है, तो विकासशील देशों को भी आर्थिक प्रोत्साहन द्वारा गरीबी कम करने में भूमिका निभा सकती है। ठीक है, तो ये रेड जो है ये काम भी करता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, पारितंत्र और जैव विविधता का अर्थतंत्र, यानी कि द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडायवर्सिटी, जिसका नाम है द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी, टीईबी, टीप नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? तो टीप के बारे में हमें बताना है। ठीक है, पहला है कि यह एक पहल है जिसकी मेजबानी यूएनईपी, आईएमएफ और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये नहीं करते हैं। ठीक है, ये इनका इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरा है, यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। बिल्कुल, बायोडायवर्सिटी से हमारा क्या इकोनॉमिक गेन है, उस पर ये जो है फोकस करती है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि यह एक ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निदर्शन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता करता है। तो बिल्कुल ये एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जो इकोसिस्टम में जो बायोडायवर्सिटी की पहचान करना, उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, और उसके कंजर्वेशन और फिर उसके बाद उसका सस्टेनेबल यूज करने में हेल्प करता है। तो आपका 2 और 3 सही होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आईएमएफ, इन सब ये सब इसको जो है फंडिंग नहीं करते हैं। ठीक है, ये इसकी फंडिंग नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक अंतः सरकारी जो है संगठन है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखिए नहीं, ये हस्ताक्षरकर्ता देश ने नहीं बनाया है, कि जितने लोगों ने साइन किया था रामसर कन्वेंशन पे वो सब इसमें शामिल हैं। यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। ये आपका बिल्कुल सही है। आपको पता है कि वेटलैंड इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड्स में है, अभी हमने पढ़ा, और इसमें सारे देश शामिल नहीं है। ठीक है, वेटलैंड इंटरनेशनल एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है टू सस्टेन एंड रीस्टोर द वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज फॉर पीपल एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, नॉन प्रॉफिटेबल है और नॉन गवर्नमेंट एनजीओ है। तो केवल 2 सही होगा। और इसमें सारे जिन्होंने साइन किया था रामसर कन्वेंशन पे वो शामिल है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, और आज का हमारा जो लास्ट सब टॉपिक है वो है इस टॉपिक का लास्ट सब टॉपिक है जैव विविधता विविध, यानी कि बायोडायवर्सिटी का जो मिसलेनियस है। ठीक है, बायोडायवर्सिटी का मिसलेनियस, मिक्सलेनियस मतलब विविध, पूरा एकदम मिक्स है ये। इसमें बायोडायवर्सिटी के हर एरिया से क्वेश्चन है। ठीक है, जितना भी अभी हमने पढ़ा उस सारे एरिया से इसमें क्वेश्चंस हैं। चलिए, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ये छोटा सा टॉपिक है, इसको हम फटाक से सॉल्व कर लेंगे। और इसमें हम क्या ही पढ़ें, ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं नोट्स में। सी बकथॉर्न जो है वो लद्दाख की पहाड़ी पर पाया जाने वाला पेड़ है, और इस पेड़ की बेर में विटामिन और पोषक तत्व तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो याद रखिएगा, सी बकथॉर्न जो है वो लद्दाख में मिलता है। देखिए घटना चक्र कोई आपका प्रॉपर स्टैंडर्ड नोट्स के लिए बुक नहीं है। ठीक है, घटना चक्र में क्या होता है, जो आपके पीवाईक्यूज होते हैं, जो आपके वेरियस स्टेट पीसीएस एग्जाम में और स्टेट लेवल एग्जाम में आए हुए होते हैं, उन्हीं के क्वेश्चंस को कंपाइल कर दिया जाता है एक जगह। जैसे आपके जो अधिक बहुत सारे स्टेट्स के पीसीएस हैं, ठीक है, और स्पेशली घटना चक्र में यूपी का जरूर रहता है, बिहार का रहता है, छत्तीसगढ़ का रहता है, ठीक है, और गुजरात का भी होता है। लेकिन इसमें जो है जो पीवाईक्यूज है वो होते हैं, और भी अलग अलग स्टेट्स के पीवाईक्यूज होते हैं स्टेट पीसीएस के। तो उससे एक आइडिया मिलता है, आगे के पीवाईक्यूज सॉल्व करके आइडिया मिलता है। तो इसमें कोई प्रॉपर नोट्स नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है कि आप पीवाईक्यू सॉल्व करें, और ये जो स्टार्टिंग में थोड़े बहुत ये नोट्स दिए होते हैं, ये भी कोई जो आगे क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को पॉइंटर बना के पॉइंट वाइज दे दिए जाते हैं। तो आप चाहे यहाँ पढ़ लें और चाहे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें, दोनों में ही मिल जाती हैं। हालांकि क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
तो इसे नहीं भी पढ़ा जाएगा तो काम चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे वो मैं बता दूंगी। फिलहाल हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, क्योंकि मिसलेनियस है, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसको ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, तो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। चलिए, बात कर रहे हैं कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, यानी कि लॉन्गेस्ट सर्विंग ट्री जो है, लॉन्गेस्ट टॉलेस्ट नोन लिविंग ट्री, मतलब सबसे लंबा जीवित वृक्ष, मतलब कि सबसे लंबा है, टॉलेस्ट, और अभी लिविंग है, जिंदा भी है। हो सकता है पास में बहुत सारे टॉल पेड़ होते हों, लेकिन अ, वो अब ना हो, एक्सटिंक्ट हो चुके हों, लेकिन ऐसा ट्री जो भी टॉलेस्ट भी है और अभी लिविंग कंडीशन में भी है, मिलता है हमें, तो वो है सिकोया। सिकोया, ठीक है। तो सिकोया जो है ये टॉलेस्ट ट्री है। इसको हम रेडवुड भी कहते हैं, लाल चंदन जिससे हमें मिलता है, सिकोया, ठीक है। सिकोया ऑफिसिनेल, स्पेशली ये यूएसए में मिलता है, कैलिफोर्निया में, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो 381 फीट तक जाती है, 381 फीट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। कोई भी स्पीशीज है उसके एक्सटिंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। तो ब्रॉड निश, देखिए निश का मतलब मैंने बताया था एरिया जिसमें किसी स्पीशीज के फंक्शनल रोल को जब हम बताते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो उसको हम निश कहते हैं। तो किसी का निश अगर ब्रॉड होगा, एरिया ब्रॉड होगा, तो क्या वो एक्सटिंक्ट होगी? नहीं, एरिया ब्रॉड होगा तो वो और ज्यादा फ्लरिश करेगी, ठीक है, फ्लरिश करेगी, फलेगी फूलेगी, चाहे वो प्लांट की स्पीशीज हो चाहे एनिमल की हो। तो आंसर तो यही मिल गया है। खैर, दूसरा देख लेंगे, बड़े आकार का शरीर। देखिए, बॉडी साइज जितना ज्यादा होगा, बॉडी साइज जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी ही, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो देखिए, जो बड़े जानवर होते हैं साइज में, वो जो है उतना ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए ना। नेक्स्ट है संकुचित निच, यानी जो कंस्ट्रिक्टेड या रिस्ट्रिक्टेड निच में तो कम, ये बिल्कुल उत्तरदायी होगी। बड़ा शरीर की वजह से भी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, हो सकते हैं। और अनुवांशिक भिन्नता की कमी, यानी कह सकते हैं इसको लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं होगी तो भी ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर निश ज्यादा होगा, एरिया इनका ज्यादा होगा, फंक्शनल रोल उस एरिया में ज्यादा होगा, तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ये कहीं सपोर्ट नहीं करता है, तो इससे तो बढ़ेंगे ही, ठीक है। नेक्स्ट है, सी बकथॉर्न के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावनाएं हैं। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना को ऊर्जा स्विता को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनॉटो ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण के से बचाव के लिए किया था इसका उपयोग। यह पौधा कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन एक बार में बन गए कि चंगेज खान ने अपनी आर्मी में यूज किया था उनको एनर्जाइज करने के लिए, और ये बहुत बड़ी इसकी मार्केट बन सकती है, इंटरनेशनल मार्केट। और कॉस्मोन्यूटा ने इसको कॉस्मिक रेस से बचने के लिए किया था, और इसका नाम सीबकथॉर्न है, और ये पाया जाता है इंडिया में, लद्दाख में, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से बन गए, 4 क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगेन सी बकथॉर्न की खेती को भारतीय सरकार प्रोत्साहित कर रही है, इसका क्या महत्व है? सी बकथॉर्न का हमें इम्पोर्टेंस बताना है कि सी बकथॉर्न का क्या इम्पोर्टेंस है। तो यह मृदा संरक्षण, मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। तो यस, जो आपका सी बकथॉर्न है ये सॉइल इरोजन को रोकता है। नेक्स्ट है बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है। देखिए, बायोडीजल तो नहीं मिलता है सी बकथॉर्न से। बायोडीजल की फैमिली है आपकी यूफोरबिया। यूफोरबिएसी के जो मेंबर हैं वो जो हैं आपको बायोडीजल प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है, तीसरा ऑप्शन है, इसमें पोषकीय मान होता है, उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होती है। यस, इसके बेर में प्रोटीन और पता नहीं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसका उपयोग चंगेज खान ने भी किया था अपनी सेना को एनर्जाइज करने में। तो तीसरा भी बिल्कुल सही होगा। और चौथा है कि इसकी इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्यिक मूल्य है। तो ऐसा लकड़ी का कोई पॉइंट नहीं है। एनर्जी और सॉइल
इरोजन में ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये हमने पढ़ा है। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है दो महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है, तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने के पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती हैं जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीव तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। वह स्थल कौन सा है? देखिए, कह रहा है कि उड़ीसा से निकलती है एक नदी और एक कहाँ से निकलती है? झारखंड से, और वो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये जो रिवर है, ठीक है, एक का नाम है ब्राह्मणी, एक है वैतरणी। ठीक है, एक का नाम है ब्राह्मणी और एक का नाम है वैतरणी। अगर मैंने गलत लिखा हो हिंदी में तो थोड़ा सा लिख लीजिएगा। तो दो रिवर हैं, एक झारखंड से निकलती है, उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है, और दूसरी उड़ीसा से ही निकलती है और एक जगह पे मिलती है जो बंगाल की खाड़ी से थोड़ा सा ही दूर है। ठीक है, और यहाँ पर ये बायोडायवर्सिटी का एक केंद्र है। ठीक है, अब ये हमें बताना है कि कौन सा ये एरिया है। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये बेसिकली आपका भीतरकनिका है। भीतरकनिका ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, भीतरकनिका कहाँ है? ये उड़ीसा में है। और ब्राह्मणी रिवर को हम साउथ कोयल कहते हैं झारखंड में। ठीक है, दक्षिणी कोयल कहते हैं झारखंड में, और आगे जाके वो उड़ीसा में ब्राह्मणी रिवर से के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और जहां पर ये दोनों नदी मिलती हैं वहां पे अ, आपके उड़ीसा के भीतरकनिका जहां पर स्थान है वहां पर जाकर मिलती है। और भीतरकनिका में किसका संरक्षण किया जा रहा है? तो घड़ियाल, घड़ियाल एलिगेटर का संरक्षण भीतरकनिका उड़ीसा में किया जा रहा है। नेशनल पार्क भी है। ठीक है, भीतरकनिका। चलिए, नेक्स्ट है आपका चमगादड़, भालू और रोडेंट। रोडेंट क्या होते हैं? जितने भी आपके कुतरने वाले जानवर होते हैं, कुतरने वाले, जैसे आपका रैट हो गया, रैबिट हो गया। ठीक है, रोडेंट की कैटेगरी में रख देते हैं जितने कुतरने वाले जानवर होते हैं। अब कह रहा है कि किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना से परीक्षण किया जा सकता है, मतलब कि हाइबरनेशन इसे बोलते हैं। हाइबरनेशन होता है और इसी का उल्टा होता है क्या? एस्टिवेशन। एस्टिवेशन, हाइबरनेशन को बोलते हैं क्या? विंटर स्लीप। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम होता है, बाहर बहुत ठंड पड़ रही होती है, तो क्या होता है, जैसे छिपकली है और आपके कुछ रोडेंट्स भी होते हैं, ये क्या करते हैं, और आपके चमगादड़ और भालू ये सब क्या करते हैं? हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन को विंटर स्लीप कहते हैं। बहुत ठंड के कारण ये चले जाते हैं और अपना खाना पीना लेके अपने बिल में अपनी जगह पे छुप जाते हैं, और फिर जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो बाहर आते हैं। एस्टिवेशन क्या होता है? ये समर स्लीप होती है। समर स्लीप, जो टेम्परेचर बाहर बहुत ज्यादा होता है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो ये लोग क्या चले जाते हैं, अपना खाना पीना लेकर ठंडी जगह पर छुप जाते हैं, और फिर जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो बाहर निकलते हैं। तो तीनों ही आपके चमगादड़, रोडेंट्स और भालू आपका हाइबरनेशन को शो करते हैं, हाइबरनेशन शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट है किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है, मतलब कि किस इकोसिस्टम में जो प्रोडक्टिविटी होती है, एनुअल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास मिनिमम होता है। तो देखिए, ये बहुत जो गहरा, देखिए हमने पढ़ा है कि ओशियन सबसे स्टेबल इकोसिस्टम है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव तो नहीं होता है। गहरा सागर जो है उसमें सनरेज जा नहीं पाती हैं बहुत अंदर तक, डीप सी में। ठीक है, सरफेस तक ही रह जाती है, तो सरफेस पे तो प्रोडक्टिविटी होती है, लेकिन डीप सी के अंदर प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं होती है, तो जो एनुअल प्रोडक्शन है वो कम होता है, वो कम होता है। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाते हैं? तो बायोडाइवर्सिटी डे आपका 22 मई को मनाते हैं। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है इसलिए गलत होगा। 22 मई, और 22 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं अर्थ डे, अर्थ डे, पृथ्वी दिवस। और 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं वाटर डे। ऐसे मैंने वाटर लिख दिया है, ठीक है, वाटर डे। तो इस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? टुमारोज बायोडाइवर्सिटी के लेखिका जो है वो वंदना शिवा है। वंदना शिवा जी जो हैं वो उन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पर, कई सारी। जैसे मैं बता दूं कि इन्होंने लिखी है बुक इको
फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म लिखी है। इन्होंने लिखी है सॉइल नॉट ऑयल, ये लिखी है। इन्होंने लिखी है वननेस वर्सेस 1%। ठीक है, और भी बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इको फेमिनिज्म का मतलब अगर समझ ले तो जब आप इको यानी पर्यावरण को की तुलना फीमेल से करने लगते हैं। ठीक है, जैसे फीमेल हमारी क्या है, फर्टाइल होती है। ठीक है, फीमेल हमारी हमेशा देती है, उसी तरीके से इन्वायरमेंट हमेशा हमें, नेचर हमेशा हमें देती है। जब नेचर के कंपैरिजन हम फीमेल से करने लगते हैं तो उस टर्म को हम कहते हैं इको फेमिनिज्म। इको फेमिनिज्म। चलिए, तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी क्या होता है, फिनिश। और अब जो हमारा नया टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक, वो होगा हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन, यानी कि आपका हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और किस तरीके से हमारा क्लाइमेट इसकी वजह से चेंज हो रहा है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो यस, आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब हमारा ये फोर्थ टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा। टोटल हमारे पास 11 टॉपिक हैं, जल्दी से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। और नहीं भी होता है तो भी आपकी ज्योग्राफी की घटना चक्र 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। वो मैंने आपसे कहा है, प्रॉमिस किया है, उसको मैं जरूर कंप्लीट करूंगी। एंड यस, आज के लिए इतना ही रखेंगे। और अगेन बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, उसे एडिट करने में, फिर उसे अपलोड करने में। अगेन, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ होते हैं, तो हमारे चैनल सफलतागंज को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं, सबसे पहले सब्सक्राइब करें। और हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर भी करें, सो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आप तक पहुंचता रहे और आपकी हेल्प होती रहे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।